अब सर वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सर। जनरल पेपर स्कोर करना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। अगर सर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सर आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। सर जेआरएफ आपका कुछ नंबर से छूट जाएगा या फिर नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी। हमारे साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे अपीयर्स होते हैं और उनमें से कुछ एक बच्चों को ही नेट या फिर जेआरएफ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उन्हीं में से आज एक हमारे साथ हैं सौरभ चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनकी प्लानिंग क्या थी, कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और क्या क्या दिक्कतों का सामना किया था। सौरभ, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। सौरभ, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर मैंने वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शहर रायगंज, और सर उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट नियर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। मैंने एमए किया है गौरबंग यूनिवर्सिटी से, मास्टर डिग्री। और सर मैं अभी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। ओके, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और जो हमारे चैनल थैंक यू से सर, थैंक यू। बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो आपको अभी देख रहे हैं, जो आपसे अभी इंस्पायर्ड होंगे, आपसे गाइडेंस भी लेंगे, तो ओके उनकी ओके, तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। सौरभ, आपने ये कौन सा प्रयास था आपका? थर्ड अटेम्प्ट था सर मेरा। ओके, थर्ड अटेम्प्ट में। पहले तो जो अटेम्प्ट थे आपके कैसे रहे, उनमें से क्या हुआ था, क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए आप? सर पहले पहले अटेम्प्ट में मैं सर नेट क्वालिफाई कर चुका था पहले में ही। ठीक है। पर सर मेरे इकोनॉमिक कंडीशन उतने अच्छे नहीं थे, तो मैं पीएचडी करना चाहता था। इसलिए मैं पीएचडी या फिर हायर एजुकेशन के लिए जा नहीं सकता था। ओके। अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो सर पीएचडी नहीं हो पा रही थी। ओके, इसलिए स्कॉलरशिप जेआरएफ आप। के लिए ट्राई। हाँ हाँ, और स्कॉलरशिप हाँ आपके लिए मैंडेटरी थी, क्योंकि आपने अभी आगे यदि हाँ हायर सर। एजुकेशन आप करना चाहते तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपने एक हाँ बार हाँ फिर से प्रयास किया। ठीक है, तो ये हाँ आपका सर, दो बार प्रयास। किया। ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं हुआ, पर थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया सर। तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या दिक्कत है, कहाँ से रह गया था, कितने परसेंटेज से रह गए थे आप? सर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 3 या 4 परसेंटाइल या फिर मेरे 75 6 मार्क्स, मैं 75 6 क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है। तो इसलिए जेआरएफ नहीं हुआ। ओके। ठीक है। तो सौरभ, आप मुझे ये बताना कि दोनों एग्जाम को सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अलग अलग तैयारी भी जो बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे पेपर वन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ हिस्ट्री में अच्छे हैं। तो पेपर वन के लिए आप हम्म। कोई स्पेशली कोई बुक कौन सी पढ़ रहे थे, कैसी तैयारी की आपने उसकी? सर पेपर वन के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में केबीएस मदान का एक बुक है, वो मैंने फॉलो किया था। पर उससे मुझे ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला। जो ठीक है। पेपर वन है वो एनटीए एक ऐसे कंडक्ट करता है कि उसमें बेसिक नॉलेज इज मैंडेटरी। तो इसलिए जो मैंने वो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मैथ डीआई वाला जो क्वेश्चन है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन है, उसमें मैं फुल मार्क्स नहीं कर पा रहा था। इस बार नेट में मैं डीआई में भी 5 आउट ऑफ 5, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट में भी 5 आउट ऑफ 5। इससे मुझे जनरल पेपर में जो पेपर वन में जो स्कोर है वो ज्यादा मिला है। जो जनरल पेपर स्कोर करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जनरल पेपर में अगर स्कोर होगा तो जेआरएफ होगा। अगर ओके जनरल सौरभ, पेपर में स्कोर कम तो हुआ तो जेआरएफ जनरल नहीं होगा। पेपर जो पेपर वन है वो बहुत जरूरी है। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पेपर हाँ वन हाँ सर। ही आपको जेआरएफ तक लेके हाँ जाता है, ये तो श्योर है। सौरभ, हाँ। आपका जेआरएफ के लिए हम्म। पेपर वन में टोटल स्कोर कितना था, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो गए थे? जैसे ही रिस्पॉन्स शीट भी आई है, आपने उसको भी देखा होगा, और रिस्पॉन्स शीट से आपने हाँ देखा हाँ होगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, आपने कैलकुलेट किए थे?
पेपर 1 में कितने थे? हाँ हाँ सर, हाँ सर। सर पेपर 1 पे 27 सही हुआ था, और ओके, पेपर 2 में 63। ठीक है। जो फाइनल आंसर की है सर, फाइनल आंसर की में सर वो जो चौड़ी चौड़ा वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, हाँ, 4 हाँ। फरवरी या 5 फरवरी, वो मैंने 5 फरवरी किया था। ओके, फिर वो क्वेश्चन मेरा सही सही हुआ है, और ठीक एक है। क्वेश्चन ड्रॉप था, ड्रॉप हुआ है, जो मैंने गलत किया था। ओके, यानी कि कुल मिला के देखा जाए कि दोनों पेपर को मिला के देखें तो एक तो क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो गया था, वो उसके नंबर तो सभी को मिलते हैं जो हाँ ड्रॉप हो जाता है। और हाँ हाँ एक सर। क्वेश्चन आपका हाँ। जो ठीक हो गया था, जैसे आपने आपका शायद पहली हम्म, शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर था ना, जिसमें चौरा चौरी हाँ वाली शिफ्ट 5 वन, फरवरी हाँ। वाली डेट दे रखी थी, ठीक है। वो बाद में 5 फरवरी हम्म, को ही उन्होंने सही माना था, एग्जैक्टली। तो उसका भी आपको हाँ बेनिफिट कहीं सर। ना कहीं हाँ। मिला। तो टोटल मिला के देखा जाए तो हम्म। आपके 182 के पास पास मार्क्स बनते हैं दोनों क्वेश्चन पेपर्स को मिला के। और पेपर 1 आपका काफ़ी अच्छा है, पेपर 2 तो हाँ और सर। भी अच्छा है, जिसमें 63 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए थे। तो पेपर 1 में आपने डीआई अच्छा किया, कॉम्प्रिहेंशन आपका ठीक था। और बाकी जैसे और हाँ सेक्शन हाँ होते हैं, टीचिंग रिसर्च होता है, हायर एजुकेशन, आईसीटी के क्वेश्चन होते हैं, उनको हाँ कैसे हाँ। कैसे हैंडल किया आपने पेपर 1 में? सर जो यूट्यूब के जो काफी सारे टीचर्स है, जैसे नवदीप कौर मैडम, तलवीर सिंह, हम्म, ज्ञान अड्डा चैनल, शेफाली मैडम, हम्म, वो सभी को चैनल मैंने फॉलो किया था। और ठीक है। एक एक जिस भी टॉपिक में मुझे कोई दिक्कत आ रही थी, तो उस टॉपिक में मैंने यूट्यूब में सर्च किया, या फिर गूगल में, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है मैंने एक नोटबुक पे नोट किया। इससे बेनिफिट हुआ है सर। जो की बिहेवियर ऑफ टीचर, हम्म। ऐसे क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड से एनटीए बार बार पूछ रहा था, तो इसमें मुझे काफी हेल्प मिला है। ये भी कहा जाए कि और सर प्रीवियस ईयर डीआई, के क्वेश्चन पेपर्स को आपने सबसे पहले अच्छे से एनालाइज किया, उससे को देखा कि कैसे क्वेश्चन हाँ यूजीसी पूछ रहा है। तो पेपर 1 के लिए आपने एक अच्छे से स्ट्रेटजी हाँ बनाई, ठीक है, उसी तरह से उसको तैयारी भी की। हाँ, मैंने नवदीप कौर मैडम की एक बुक है, जो ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज है, वो सीरीज मैंने खरीदा। और उसमें 2021 से 28 या फिर उससे भी पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व किया। पर डीआई मुझे सबसे ज्यादा हेल्प हुआ है उससे। जैसे आपके आउट ऑफ डीआई मैंने 5 उससे ही प्रैक्टिस किया। डीआई के आउट ऑफ 5 आपके सभी क्वेश्चन ठीक हो गए थे, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो पेपर 1 के लिए जो बच्चे नए हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, पेपर 1 के लिए उनको बिल्कुल आप एक्यूरेटली बताइएगा कि कैसी उनको एक्चुअली स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि आपका ये थर्ड प्रयास था। आप तो आपने पेपर 1 को लेकर एक हम्म। स्पेशली स्ट्रेटजी बनाई होगी, कोई ऐसी अच्छी सी आपके अकॉर्डिंगली क्या प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों को पेपर 1 को लेके? सर मुझे लगता है कि पेपर 1 के लिए बच्चों को पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। हर एक जो पार्ट है, हर एक जो यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, हर एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो किसी भी बुक या यूट्यूब से कर सकता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर एक या दो बार सॉल्व। अगर प्रीवियस ईयर करता है तो उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सर नॉलेज भी होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रही है, तो इससे बेनिफिट होगा। और सर मैथ और जो आरसी पूरी तरह से प्रैक्टिस के ऊपर। अगर प्रैक्टिस जो करेगा उसका आरसी अच्छा होगा। और डीआई के लिए जो एवरेज या फिर परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला जो मैथ के क्वेश्चन है, वो थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है, वो अगर आता है तो उससे काम चल जाए। ओके, कुल तो मिला के ये इसके बाद कहा सर जाए कि प्रैक्टिस। हाँ, कुल मिला के ये कहा जाए कि आप सभी सेक्शन को अच्छे से पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाओ, और उसके बाद जितनी ज़्यादा हो हम्म। सके आप हर सेक्शन की प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ तो हाँ हाँ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सॉल्व होगा ही नहीं। उसके लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हाँ होगी। सर। और कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत हाँ हद तक प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है।
और सौरभ, आप ये भी बताना मुझे कि अभी सेकंड पेपर पे बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिसको हम जी जान से प्यार करते हैं, और आप भी, आपकी भी हाँ वो एक सर। फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपने उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो हिस्ट्री के लिए आपकी हाँ कोई अच्छी सी प्लानिंग क्या थी जिसमें आपने फॉलो किया? जैसे 2 अटेम्प्ट पहले आपके चलिए जैसे भी थे, लेकिन इस बार आपने क्या ऐसा चेंजेस किया जिससे आपको इस बार आपको ज्यादा फायदा मिला? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो सर अच्छी अच्छी बुक था, जो उपेंद्र सिंह, हम्म। सतीश चंद्र, जो माने स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम, ये ये सब बुक में मैंने अच्छे से पढ़ी है। फिर मैंने जो अटेम्प्ट दिया उसमें से सर पास, नेट तो क्लियर हुआ, पर जो एक फुलफिल तैयारी का जो सेटिस्फेक्शन है वो सर नहीं मिल रहा था। किसी तरह के कॉन्फिडेंट जो है एग्जाम के पहले सर, कॉन्फिडेंट होना वो सर नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने फिर आपके जो वीडियो है सर, पीवाईक्यू, मैंने पीवाईक्यू जो पिछले अटेम्प्ट था 29, एक तो 29 में हुआ, फिर जो मार्च साइकिल है 2022 और 2021 में हुआ, फिर ए नेट हुआ। तो 2029 में मैंने पीवाईक्यू सिर्फ 2 या 3 साल का करा था। पर उसके बाद जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने पीवाईक्यू फोर्थ तक फोर्थ तक या फोर्थ तक मैंने पूरी अच्छी से करी थी। और आपका जो वीडियो है सर, वीडियो पीवाईक्यू, मैंने एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, इसलिए जब भी ऑफ ऑफ क्लास होता था आपके वीडियो में सर स्पीड बढ़ा के देखता था। और सर आपके वीडियो का जो वो जो एसेशन रीजनिंग वाला पार्ट है, मैंने आ, उस पार्ट में सर एक ही क्वेश्चन पे 2-4 क्वेश्चन बन सकता है, एसेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। वो सर आपने एक एक वीडियो में पूरी सर एसेशन रीजनिंग पार्ट को, सर जितने भी क्वेश्चन आए हैं नेट, एनटीए नेट में या फिर सीबीएसई नेट में, जो पिछले साल के जो पीआईक्यू है सबको कवर किया है ये सर। आप आप आपके लिए सर थैंक यू सर, आपने एक ही वीडियो में सारे कवर किया है सर, वो हेल्पफुल है सर। बिल्कुल। अ, उसके बाद सर जो पीवाईक्यू एंड वो जो बुक है, सब कुछ पढ़ के भी जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। फिर सर आपने एक बात बोली थी कि एनसीईआरटी बेस है, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी ही पढ़ा जाए। तो एनसीईआरटी मैंने फिर 2 बार पढ़ी है। उसके बाद जो मैं प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ उसमें ही एनसीईआरटी का बुक पढ़ाता हूँ, उससे मुझे फायदा हुआ है। और मैं सर ये बोलना चाहता हूँ एनसीईआरटी बेस है सर, बहुत बढ़िया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक मैंडेटरी है, बिल्कुल उसको पढ़ना सौरभ, चाहिए। हम तो हमेशा ही कहते हैं बच्चों को कि आप एक बार एनसीईआरटी को तो जरूर पढ़िएगा। और आपको, सर आप जैसे टीचिंग करते हैं, आपको टीचिंग करते समय खुद से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, फिर आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। हम्म, बच्चों को भी हम यही कहते हैं कि आप हम्म, जब भी पढ़ रहे होते हैं, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को ऐसे हाँ हाँ पढ़ो सर। कि आप दूसरे को पढ़ा सको। अगर आप उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपके लिए जो आपकी हेल्प हुई है, आपकी जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें आपको बहुत हेल्प की है, क्योंकि आपने पहले एनसीईआरटी को खुद से अच्छे से पढ़ा, हाँ सर। बच्चों को भी पढ़ाया। वो कॉन्सेप्ट आपके जो क्लियर हो गए ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, है ना? आगे भी आपको उस पीएचडी में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, हाँ। क्योंकि बेसिक्स हिस्ट्री में बहुत जरूरी होता है क्लियर होना। और आप थोड़ा सा हम्म। सौरभ एक ये बताना कि आपने तीनों कालखंड को अलग अलग से तैयार किया होगा, है ना? मध्यकाल, प्राचीन काल और हम्म। आधुनिक काल को, इनके लिए क्या आप अलग अलग बुक फॉलो करते थे? जैसे प्राचीन काल के लिए आपने अभी बताया था कि आपने कौन सी बुक फॉलो कर रहे थे? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह उपेंद्र जैसे। सिंह सर। आपका मीडियम हाँ जैसे इंग्लिश मीडियम है, तो उपेंद्र सिंह की बुक को आपने फॉलो किया था, ठीक है। और मध्यकाल के लिए हाँ आपने सर। कौन सी बुक को फॉलो किया था? मध्यकाल के लिए वीडी महाजन, और वो जो मॉडर्न इंडिया है स्पेक्ट्रम। हाँ, मॉडर्न इंडिया के लिए आपने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके लिए कुछ कोई एक्स्ट्रा बुक, जैसे इतिहास में जो क्वेश्चंस है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हमें हम्म। आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहाँ से पता चलता है कि यूजीसी बार बार एग्जाम वहां से बना रहा है। जैसे हम देखे जाए हम्म। तो भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं,
स्थापत्य कला से, आर्ट एंड कल्चर से अच्छा। क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार हम साउथ के हाँ हाँ जितने हाँ भी सर। वंश हैं, जैसे चालुक्य, चोल और चेर वंश है, उनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार यूजीसी बनाता है। और विजयनगर एम्पायर से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। हम्म। ऐसे आपने सेक्शन आप कुछ बता सकें जो आपने जिनको स्पेशली तैयार किया हो और उसके लिए आपको हेल्प हुई हो, या फिर आपको सर एग्जाम में जाकर मैंने उससे फायदा हुआ हो? जो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, उसमें जो पिछले कई वर्ष पुराने जो पेपर है, उसमें सर जो क्वेश्चन आते हैं, फिर वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, वही पूछे जाते थे। जो मुगल डायनेस्टी, उससे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब करके। अब सर वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं सर। अब अब जो क्वेश्चन गहराई से पूछते हैं, जो वो जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, जो सैयद का, मीर सैयद अली, जो पेंटर था, उसके बेटे का नाम, हाँ हाँ हाँ। या फिर अब जो क्वेश्चन आया है दादू दयाल की जो बुक का नेम, हम्म। भगत सिंह, भगत सिंह जो किस नाम से लिखता था। तो बहुत सी ये तो कॉन्सेप्चुअल, ये डीपली क्वेश्चन है। हाँ, ये और काफी इन सर डेप्थ पूछे गए सभी क्वेश्चन है। हाँ सर। और सर अभी एक एक चीज है कि फिल्म हिस्ट्री, जो हमारी जो चलचित्र इतिहास है सर, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन अब बनते हैं। तो हाँ ये हाँ, अभी अभी रिसेंटली हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन साथ उन्होंने साथ। उन्होंने पूछा था कि सिनेमेटोग्राफी की शुरुआत हाँ। में किसी ने लीड किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन था, वो भी इस बार पूछा था। तो ये मान के चलें सर। कि यूजीसी हाँ काफी हाँ ज्यादा सर। डाइवर्सिफाई हो रहा है, बहुत सारे एरियाज को वो कवर करने वाला है। तो जैसे क्वेश्चन पेपर्स को ही हाँ देखें, सर। पहले क्वेश्चन पेपर थोड़े से आसान होते थे, अब जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका डिफिकल्टी लेवल भी क्वेश्चन पेपर का बढ़ा रहे हैं वो। तो बहुत बार बार हाँ हाँ एक्सपेरिमेंट भी सर। कर रहे हैं। जैसे पहले ऑप्शन ही चार आते थे, और अब उन्होंने ए बी हम्म। सी डी ई तक कर दिए हैं, उसके आगे कूट भी उन्होंने वैसे ही इम्प्रोवाइज किए हैं। तो आने वाले एग्जाम और भी हाँ टफ सर। होने की चांसेस हैं, है ना? ये तो है। हाँ सर। लेकिन फिर भी हाँ सर जो। बच्चे, आप जैसे हाँ बच्चे क्वालिफाई तो करते हैं, जो मेहनत करते हैं वो तो करेंगे ही, है ना? मेहनत तो इसके लिए सर। हाँ जरूरी सर। है ना? तो सौरभ, हाँ आप सर। अब पीएचडी करने वाले हैं आने वाले समय में, और आपने क्या आपके लिए अपने लिए कोई टॉपिक चूज किया है, या फिर कोई रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आप काम कर रहे हैं? हाँ सर, काम तो कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, हमारी जो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर मेरे सजेशन है कि हर एक यूनिट पे, या फिर हर एक जो पोर्शन है, उसमें कॉन्सेप्ट करना पहले जरूरी है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएं, जितना हो सके। एमसीक्यू टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट लगाने से पहले आपको पीवीआईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पीवीआईक्यू के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। एमसीक्यू क्वेश्चन जितना आप करोगे, उससे सर अगर सर मैंने मेरा ये मानना है, अगर सर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो सर आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। पर सर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सर जेआरएफ आपका अ, नहीं हो। कुछ नंबर से छूट जाएगा, या फिर नहीं हो सकता है। तो मैंने इस जेआरएफ क्वालिफाई करके मुझे ये अनुभव हुआ है कि अ, अगर प्रैक्टिस जितना करोगे, आपका जेआरएफ होने का संभावना उतना ही बढ़ने का चांस है। बहुत बढ़िया। देखिए, सौरभ से बात करके ये कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि एक तो आप अपनी जो बुक लिस्ट है उसको अच्छे से कंसाइज करें, और कम बुक लिस्ट रखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर लेंगे उतना ही अच्छा है। और नेट तो क्वालिफाई हो सकता है, जैसे सौरभ ने अभी अभी कहा, लेकिन जेआरएफ के लिए हम चूक सकते हैं, क्योंकि बच्चों का कई बार मैंने देखा है कि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से जेआरएफ रह जाता है हर बार। जैसे पिछली बार इनका ही रह गया था। तो जैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में काफ़ी चेंजेस किया, पेपर 1 को लेकर और पेपर 2 को भी लेके, है ना? तो हम चाहते हैं कि आप भी इनकी हम्म। स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, लेकिन बुक लिस्ट हर किसी टॉपर्स की अलग होती है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के साथ बात की है,
जैसे सौरभ की बुक लिस्ट अलग है, और भी टॉपर्स हैं जिनकी बुक लिस्ट अलग है। आप बुक अपनी अपने हिसाब से चूज कीजिए जिससे आपको आसानी हो, आपको आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, आपको टॉपिक समझ आ जाए। अल्टीमेटली हमारा काम तो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमें यदि टॉपिक समझ आ गए तो वो बुक हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करे वो बुक हमारे लिए अच्छी है, उसी को फॉलो करना चाहिए। बाकी सौरभ ने आपको जो बुक बताई हैं, आप यदि आपके पास वो बुक्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी वैसी बुक्स हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से हो रहे हैं तो आप अपनी बुक्स को ही फॉलो कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और इसी से ही नेट और जेआरएफ होने वाला है। तो सौरभ, आपसे हमारी शुभकामनाएं है कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं, और जैसे आपने अपने माँ बाप का थैंक यू नाम सर। रोशन किया है, काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हालात में भी आपने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, और हर किसी स्टूडेंट के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे। तो थैंक हम चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।